इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या बेन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भारत फरवरी 2026 में करेगा एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को दुनिया भर में एक बड़ा टेक्नोलॉजी हब के रूप में किया स्थापित। वीबीजी रामजी बिल को लेकर बोले उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। सीएम धामी ने कहा, भारत सरकार ने किया ठोस कानून व्यवस्था का प्रावधान। लखनऊ में हुई योगी कैबिनेट की अहम बैठक। सीएम योगी ने की बैठक की अध्यक्षता। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने किया प्रदर्शन। वायु प्रदूषण के मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आगामी फरवरी में ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट भारत में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को दुनिया भर में एक बड़ा टेक्नोलॉजी हब के रूप में स्थापित किया है। एआई इम्पैक्ट समिट जो पहले यूके, साउथ कोरिया और फ्रांस में हुआ था, वो इस बार भारत में हो रहा है। इसकी तैयारियां G20 की तरह ही देश के सभी राज्यों में रीजनल एआई इम्पैक्ट समिट आयोजित किया जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान राजस्थान की एआई इम्पैक्ट पॉलिसी और युवाओं को टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए एक नए स्किलिंग प्रोग्राम का उद्घाटन किया गया। इसका मकसद युवाओं को एआई स्किल्स से लैस करना है, ताकि वे अपनी जिंदगी में, खासकर छोटे बिजनेस में एआई का इस्तेमाल करके प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके और फायदा उठा सके। आगामी फरवरी में ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट भारत में होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से दुनिया भर में भारत को टेक्नोलॉजी के एक बड़े हब की तरह स्थापित किया है, उसी के तहत एआई का इम्पैक्ट समिट पहले जो यूके, साउथ कोरिया और फ्रांस में हुआ था, वो इस बार भारत में हो रहा है। इसके तैयारियों के स्वरूप में जैसे G20 में देश के सभी प्रदेशों में एआई, जैसे G20 में देश के सभी प्रदेशों में G20 के रीजनल समिट किए गए थे, वैसे ही एआई इम्पैक्ट समिट के भी रीजनल एआई इम्पैक्ट समिट सभी प्रदेशों में किए जा रहे हैं। हाल ही में मेघालय में, उड़ीसा में कई जगह हुए हैं और आज राजस्थान में एआई का रीजनल समिट अभी संपन्न हुआ है। इस कार्यक्रम के दौरान स्टेट की एआई इम्पैक्ट पॉलिसी, राजस्थान की एआई पॉलिसी, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी के साथ युवा जुड़ पाए और एक नए स्किलिंग के कार्यक्रम का भी उद्घाटन हुआ है। एआई का स्किल नौजवानों को मिले, युवाओं को मिले और एआई सीख के अपने जीवन में प्रयोग कर पाए और विशेषकर जो लघु उद्योग हैं, वो सब अपने जीवन में, वो सब अपने कार्य में अगर एआई का उपयोग करके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं तो उसका लाभ उनको मिलेगा। इसी उद्देश्य के साथ स्किलिंग का कार्यक्रम चालू आज किया गया है, आरंभ किया गया है, जो कि 10 लाख युवाओं को एआई के स्किल देने का इसमें गोल रखा गया है। आगामी 1 वर्ष के अंदर अंदर इस गोल को पूरा किया जाएगा और 10 लाख नौजवानों को, युवाओं को और छोटे उद्यमियों को एआई के स्किल्स दिए जाएंगे। साथ ही साथ जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने का संकल्प लिया है, उसी के माध्यम से एआई मिशन में बहुत ही महत्वपूर्ण 38,000
एआई के जीपीयूज यानी उनके कंप्यूटर्स आज सभी को उपलब्ध कराए गए, जो कि बहुत कम कीमत में सभी को एआई की फैसिलिटी आज मिल पा रही है। भारत में एआई में करीब $70 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो कि बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट है। $70 बिलियन आर बीइंग इन्वेस्टेड इन एआई डेटा सेंटर्स इन आवर कंट्री। इस मिशन में कई तरह के नए प्रयोग, कई तरह की नई एप्लीकेशंस और कई तरह के नए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के काम भी हाथ में लिए गए। जैसा हम सब जानते हैं, एआई के आर्किटेक्चर में 5 लेयर्स हैं। सबसे टॉप लेयर है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन के लिए भारत की सभी आईटी कंपनीज को साथ जोड़कर उनको एआई के यूज के लिए, एआई की एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए, इंडस्ट्री में एआई का उपयोग कैसे बढ़े, उसके लिए तैयार करने का काम बहुत तेजी से चल रहा है और अच्छी सफलता उसमें मिली है। एआई में हायरिंग करीब 33% की ग्रोथ है एआई हायरिंग में। एआई में जो रोजगार मिल रहा है उसमें करीब 33% की एनुअल ग्रोथ है। दूसरा जो लेयर है वो मॉडल्स का लेयर है। आज करीब दुनिया भर में 1 मिलियन से ज्यादा ओपन सोर्स मॉडल्स अवेलेबल हैं। बहुत सारे मॉडल्स को उपयोग करके उनसे कैसे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं, ये देश में बहुत तेजी से इसका काम चल रहा है। सेमीकंडक्टर है तीसरा लेयर, चिप्स का, उसमें भी बहुत तेजी से प्रोग्रेस हो रही है। डेटा सेंटर्स में $70 बिलियन, जो कि 4th लेयर है इस आर्किटेक्चर का, उसमें $70 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। और एनर्जी, आने वाला युग एआई का युग है। एआई के युग में एनर्जी बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करेगी, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने न्यूक्लियर एनर्जी को एक बहुत ओपन, ट्रांसपेरेंट तरीके से एक उसकी ओपननेस लाए शांति बिल के माध्यम से, जिससे कि न्यूक्लियर एनर्जी एआई के लिए एक बड़ा एनर्जी का सोर्स बने। तो इस तरह से 5 लेयर्स एआई स्टैक में, उन 5 लेयर्स पे एक साथ काम चल रहा है। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वीबीजी रामजी बिल को लेकर प्रेस वार्ता की। सीएम धामी ने कहा कि यह जो नया अधिनियम बना है, इसका उद्देश्य मनरेगा का नाम बदलना नहीं, बल्कि ग्रामीण रोजगार नीति की पुनर्रचना करना है, जिससे ग्रामीण इकाइयां मजबूत हो और एक ग्राम केंद्र योजना बने। विकसित भारत के लक्ष्य को विकसित गांव के माध्यम से साकार करने के लिए ठोस कानून व्यवस्था का प्रावधान भारत सरकार ने किया है, जहां अब ग्रामीणों परिवारों को 100 दिन नहीं बल्कि 125 दिन कानूनी रोजगार का अधिकार मिलेगा। बात रखनी है, ये अधिनियम जो नया बना है, ये केवल मनरेगा का नाम बदलना ही नहीं इसका उद्देश्य है, बल्कि ग्रामीण रोजगार नीति की फिर से पुनर्संरचना करना है, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र हमारे मजबूत हों, ग्राम इकाइयां मजबूत हों और ये ग्राम सेंट्रिक योजना बने। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। और इस अधिनियम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को विकसित गांवों के माध्यम से साकार करने की ठोस कानूनी व्यवस्था का प्रावधान भारत सरकार ने किया है। यह अधिनियम राहत आधारित योजना नहीं है, बल्कि विकास आधारित गारंटी प्रदान करेगा। अब ग्रामीण परिवारों को, जो ऐतिहासिक रूप से इसमें सुधार हुआ है, अब ग्रामीण परिवारों को 100 दिन नहीं बल्कि 125 दिन कानूनी रोजगार का अधिकार मिलेगा, जो पहले से 25% ज्यादा होगा। 15 दिन में काम नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता अनिवार्य होगा और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी भी कानूनन तय होंगे। अगर ये धनराशि जो वहां पर काम करने वाले हैं उसमें अगर कोई देरी होती है तो उस विलंब का भी सरकार के द्वारा इस प्रावधान में ये प्रावधान किया गया है कि उसकी भरपाई की जाएगी। यानी कि जो भी देरी होगी, वेतन भुगतान साप्ताहिक होगा और देरी होने पर स्वतः ही मुआवजा भी दिया जाएगा। और इसमें किसान हितों की भी स्पष्ट रूप से सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। खेती की बुआई कटाई के मौसम में अधिकतम 60 दिन तक योजना के काम
कानूनी रूप से रोके जा सकेंगे, इससे किसानों की जो मजदूरी की कमी नहीं होगी, खेती की लागत नहीं बढ़ेगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था संतुलित रहेगी। स्पष्ट है कि यह अधिनियम किसान विरोधी नहीं है, जैसा इसके बारे में जिनको केवल विरोध करना है वो कह रहे हैं, बल्कि किसानों के प्रति ये बहुत संवेदनशील अधिनियम है। और इसमें मैंने जैसा शुरुआत में ही कहा कि ग्राम पंचायतों को और ग्राम सभाओं को असली ताकत प्रदान की गई है और इस योजना में कोई काम थोपे नहीं जाएंगे, बल्कि ग्राम सभा जो तय करेगी कि हमारे गांव में कौन से काम होने हैं, हमारी ग्राम पंचायत में किन योजनाओं पर धनराशि दी जानी है, उन्हीं योजनाओं के लिए धनराशि बनेगी। गांव की प्राथमिकताएं क्या होंगी, कौन से काम प्राथमिक होंगे, और ये सारी की सारी तय करने की जिम्मेदारी अब ग्राम सभाओं की होगी। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस वार्ता की। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश की आधारभूत इकाई ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं ताकि विकसित भारत की अवधारणा को आगे बढ़ाया जा सके। साथ ही कहा कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 पारित हो गया है। वह लोग जिन्होंने लंबे समय तक देश के संस्थानों को लूटा है, देश के गरीबों को भूखा रहने, पलायन करने और बेरोजगारी का सामना करने पर मजबूर किया है, ऐसे सुधारों का समर्थन करने की बजाय उनका INDI गठबंधन इस महत्वपूर्ण कानून को लेकर कई सवाल उठा रहा है, जबकि देश किसानों, मजदूरों और गांवों के विकास के हित में उठाए गए कदमों का समर्थन किया जाना चाहिए। संसद के शीतकालीन सत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए देश की आधारभूत इकाई ग्रामीण क्षेत्र में अस्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार सृजन के लिए जो महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, वह एक नए अधिनियम के रूप में, जिसमें विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025 इस बात को लेकर के एक महत्वपूर्ण अधिनियम पारित हुआ है, जो भारत के ग्रामीण विकास की दिशा से एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। मित्रों, ये प्रेस वार्ता करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी है क्योंकि जिन लोगों ने देश के अंदर लंबे समय तक देश के संसाधनों पर डकैती डाली, देश के एक गरीब को भूखों मरने के लिए, देश के नौजवान को पलायन करने के लिए, बेरोजगारी का दंश झेलने के लिए मजबूर कर दिया था, वे लोग इस प्रकार के रिफॉर्म का और इस प्रकार के एक पारदर्शी और ग्रामीण भारत के विकास का और विकसित भारत की संकल्पना का समर्थन करेंगे तो कहीं उनकी पोल न खुल जाए, क्योंकि फिर जनता जनार्दन उनसे प्रश्न करेगी कि आखिर तुम्हें भी तो मौका मिला था, तुमने ये क्यों नहीं किया। कांग्रेस और उनका इंडी गठबंधन इस महत्वपूर्ण अधिनियम को लेकर के कई प्रकार के प्रश्न खड़ा कर रहा है। आश्चर्य होता है कि देश के हित में, श्रमिकों के हित में, किसानों के हित में, गांव के विकास के हित के लिए उठाए गए जिस महत्वपूर्ण कदम का समर्थन होना चाहिए, जिसका स्वागत होना चाहिए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, एनडीए के प्रति जिस इंडी गठबंधन को आभार व्यक्त करना चाहिए, आभार व्यक्त करने की बजाय
वह भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करने के अपने पुराने कारनामों को ही खुल के समर्थन कर रहा है। राजधानी लखनऊ में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में स्टाम्प रजिस्ट्रेशन, उद्योग, परिवहन सहित कई विभागों के 13 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई। इसके अलावा आवासीय और कृषि भूमि के बाद अब सरकार औद्योगिक और व्यावसायिक संपत्तियों की भी गिफ्ट डीड का तोहफा मिल गया है। तो वहीं इस बैठक के बाद यूपी सरकार के मंत्रियों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कई सारे प्रदेश के विकास के संबंधित कई सारे मुद्दों पर चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पूरी ईमानदारी से धरातल पे विकास के लिए, उन्नति के लिए काम कर रही है। खासतौर पर केंद्र की मोदी सरकार जो विकसित भारत जी राम जी योजना लेके आई है, ये बहुत ही अच्छी योजना है। इससे यकीनी तौर पर जो हमारे किसान है, जो हमारे श्रमिक है, उसके जीवन में एक नया उजाला लाने की नियत के साथ ये बिल मोदी सरकार लेके आई है, जिसमें रोजगार की गारंटी 125 दिन कर दी गई है। 1 हफ्ते के अंदर भुगतान करने का प्रावधान इसमें रखा गया है। इसके साथ साथ कई ऐसे एंगल हैं, जैसे प्राकृतिक आपदा के समय हमारे श्रमिकों का और जो किसान भाई हैं उनका कैसे हित कर सकें। इसके अलावा जो अलग अलग हमारे गांव में हम खेल मैदान बनाए, ओपन जिम बनाए, और कई सारी इन योजना के माध्यम से ग्राउंड लेवल पे जो सार्थकता है, जो सेवा का काम है, उसको और आगे बढ़ाया जा सके। ये विकसित भारत जी राम जी योजना का मुख्य मकसद है। और निश्चित तौर पे देश का जन जन प्रधानमंत्री मोदी जी को इस योजना के लिए बहुत हृदय से बधाई देता है। एसआईआर को लेकर के सर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, विपक्ष कह रहा है कि वोट काटने की बड़ी है। देखिए, विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। एसआईआर के माध्यम से निष्पक्ष चुनाव हो, पारदर्शी चुनाव हो, ये चुनाव आयोग की मंशा है। और निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव होंगे, इस बात से विपक्ष, खासतौर पर समाजवादी पार्टी अगर परेशान है तो ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि संविधान के ढांचे को मजबूत करने में समाजवादी पार्टी को कहीं कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक आखिरी सवाल से, जेएनयू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के खिलाफ नारेबाजी लगाई गई, कहा गया कि उनकी कब्र खुली। देखिए, इस तरीके की बातें करना निश्चित तौर पर बहुत सही नहीं है। शिक्षण संस्थाओं में कौन ऐसे लोग हैं जो हमारे नौजवानों के जहन में इस तरीके की बातें घोल रहे हैं, ये अपने आप में बहुत चिंताजनक बात है। देश के प्रधानमंत्री वो सबके होते हैं, वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी दल के नहीं है, वो सबके प्रधानमंत्री हैं, वो देश की प्राइड है। और इस तरीके की टिप्पणी करना निश्चित तौर पर सही नहीं है। वही चर्चा हुई है और वही चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी, दोनों डिप्टी सीएम और एनडीए के विभिन्न घटक दल भी उसी को लेकर के आज चर्चा कर रहे हैं, आपके यहीं प्रेस कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ऐसी मनरेगा के नए बेहतरीन स्वरूप में परिवर्तित करके लागू करने का काम है, जिसका स्वागत होना चाहिए। और जब डिटेल पता चलेगा लोगों को तो पूरा देश उसकी प्रशंसा करेगा। संभल को लेकर के कहा जा रहा है कि संभल को अयोध्या बना देंगे आप। अब कौन कह रहा है ये सर? तमाम आज की कैबिनेट में तो कुछ था नहीं। कैबिनेट में नहीं सर, विपक्ष ये कह रहा है कि संभल को अयोध्या बनाने की तैयारी। हम तो पूरे देश को अयोध्या बनाना चाहते हैं, राम राज्य पूरे देश में लाना चाहते हैं। एक शहर की बात कर रहे हैं, पूरा देश हम चाहते हैं राम राज्य की परिकल्पना पूरे देश में स्थापित हो। विकसित भारत जी राम जी केंद्रीय सरकार के द्वारा परिवर्तन करके उसे और भी अधिक जनउपयोगी बनाया गया, जिसके माध्यम से पहले 100 दिन का पारितोषिक मिलता था, लेकिन केंद्र सरकार ने बढ़ा के उसको 125 दिन किया गया। इस संदर्भ में आज मंत्री परिषद में माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और इस महत्वपूर्ण मुद्दे के लिए सभी मंत्रीगणों को निर्देशित भी किया गया मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि अपने अपने प्रभारी जनपदों में जाकर इस योजना का प्रचार प्रसार और अधिकारियों के माध्यम से सहभागिता करके अधिक से अधिक लोगों तक इसकी सूचना दी जाए, ताकि लोग इसका लाभ उठा सके। जो बेरोजगार लोग जिनके पास काम नहीं, उन्हें काम मिल सके, ताकि लोगों को आर्थिक मजबूती से जुड़कर देश को विकसित करने में सहयोग करने का अवसर मिले। तो निश्चित तौर से विकसित भारत जी राम जी योजना बहुत ही हितकारी और लाभकारी साबित होने वाली है।
दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर दिल्ली विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। इसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। आतिशी ने कहा कि बीजेपी सरकार प्रदूषण के मुद्दे से भाग रही है। आज दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण है। जब आम आदमी पार्टी प्रदूषण के मुद्दे पर चर्चा की मांग करती है तो बीजेपी चर्चा से बचने के लिए बहाने बनाती है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की दिल्ली सरकार प्रदूषण के मुद्दे से भाग रही है। आज दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या है प्रदूषण। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे स्टेरॉइड्स के साथ, इनहेलर के साथ ही सांस ले पा रहे हैं। बुजुर्गों की जान जा रही है। एम्स में, हर बड़े अस्पताल में सारे बिस्तर भरे हुए हैं ऐसे लोगों से जो सांस नहीं ले पा रहे हैं। और जब आम आदमी पार्टी प्रदूषण पे सवाल लगाती है, जब प्रदूषण के मुद्दे पे चर्चा की मांग करती है, तो भारतीय जनता पार्टी चर्चा से बचने के लिए क्या क्या बहाने बनाती है। देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी सदन में सत्ता पक्ष विपक्ष के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है, विपक्ष के खिलाफ सदन छोड़ के चला गया। क्यों हो रहा है ये तमाशा? ये तमाशा हो रहा है बीजेपी की सरकार को बचाने के लिए, बीजेपी जो प्रदूषण की चर्चा से भागना चाहती है उसके लिए, क्योंकि बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है। पूरी दिल्ली ने, पूरे देश ने देख लिया है कि किस तरह से AQI मॉनिटर्स को मैनिपुलेट किया जा रहा है, उन पे पानी का छिड़काव किया जा रहा है। पूरे देश ने देख लिया है कि किस तरह से दिल्ली के प्रदूषण में लोग मर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार चर्चा से भागने की कोशिश कर रही है। हम ये मांग करते हैं कि ये सब ड्रामेबाजी बंद की जाए और तुरंत प्रदूषण जो सबसे बर्निंग इशू है, सबसे इंपॉर्टेंट इशू है आज दिल्ली का, उस पर तुरंत चर्चा की जाए। बीजेपी को प्रदूषण की चर्चा से हम भागने नहीं देंगे। जोधपुर में NSUI ने ज्योतिबा फूले छात्रावास में चल रही अवैध पापड़ फैक्ट्री के खिलाफ ADM को ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष डॉक्टर बबलू सोलंकी ने कहा कि बीजेपी नेता सत्ता और संगठन का दुरुपयोग कर वहां अवैध फैक्ट्री चला रहे हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन से जल्द फैक्ट्री बंद करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही कहा कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो NSUI उग्र आंदोलन करेगी। आज NSUI जोधपुर कार्यकर्ताओं के साथ जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया। माता के थान में सावित्री बाई फूले नाम से छात्रावास संचालित किया जा रहा है, जिसमें अशोक गहलोत जी ने 2012 में विधायक कोटे से इस छात्रावास को बनाया था, लेकिन लगातार लंबे समय से यहाँ अवैध रूप से पापड़ राबोड़ी बनाने की फैक्ट्रियां चल रही है और यहाँ बीजेपी के एक नेता के द्वारा ये ठेके पर आगे दे दिया गया है पापड़ फैक्ट्री के लिए। हमने आज जिला कलेक्टर महोदय से मांग की है और उनसे निवेदन किया है कि जो समाज के छात्रों के पढ़ने के लिए जो बालिका छात्रावास बनाया गया उसका सही उपयोग हो और जो भी जिस प्रकार से यहाँ अवैध रूप से फैक्ट्री का संचालित किया जा रहा है उसको बंद किया जाए और जो भी आरोपी है उनके ऊपर कठोर से कठोर कानून कार्रवाई की जाए। कलेक्टर महोदय ने हमें आश्वासन दिया ADM साहब ने कि जल्द से जल्द इस मामले में निष्पक्ष रूप से जांच करके तथ्यात्मक फैक्ट्स मंगा के कार्रवाई की जाएगी। गत दिनों मीडिया में ये खबर भी छपी थी, लेकिन अभी तक वहाँ मशीनरी, उससे पापड़ बनाने से, राबोड़िया बनाने से संबंधित संयंत्र मशीनरी वहाँ अभी तक उस छात्रावास में है। मैं जिला प्रशासन महोदय से, कलेक्टर महोदय से, जिला प्रशासन से निवेदन करता हूँ जल्द से जल्द इस मामले में आप वहाँ से अवैध रूप से जो भी गतिविधियां चल रही हैं, अनियमितताएं जो भी है, जिस प्रकार की मशीनरी है उसको वहाँ से हटाया जाए और साथ ही साथ जो भी व्यक्ति इसमें दोषी है उस पर कार्रवाई की जाए। अन्यथा NSUI जोधपुर इस पूरे प्रकरण में उग्र आंदोलन करेगी। हमें ADM साहब ने आश्वासन दिया जल्द से जल्द निष्पक्ष कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। डॉक्टर बबलू सोलंकी, जिला अध्यक्ष NSUI जोधपुर शहर। दमोह के नरसिंहपुर के करेली ब्लॉक में स्थित जन शिक्षा केंद्र में गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। विद्यालय में केवल 2 शिक्षक और 1 प्रिंसिपल है जो कक्षा 7वीं और 8वीं के छात्रों को पढ़ा रहे हैं। शिक्षक मोबाइल पर व्यस्त रहते हैं और बच्चों से पानी भरवाने जैसे कार्य करवाते हैं। प्रिंसिपल रघुवीर प्रसाद साहू को घर पर ड्यूटी निभाते हुए पाया गया। विद्यालय परिसर में गंदा पानी जमा है जिससे स्वास्थ्य संबंधी जोखिम उत्पन्न हो रहा है।
अब देखने वाली बात यह है कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहें पल्स 24 न्यूज के साथ। अब तक नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।